जैसे आप आर्मी जेब में जाओगे तो आपका ड्रेस कोड होगा, आप जब स्कूल में जाते होंगे तो वहां पर ड्रेस कोड होता है। तो गायत्री परिवार के कार्यक्रम में आने का ये जो पीला कपड़ा हम लोग पहने हुए हैं, यह एक ड्रेस कोड है। और आपको जो भी बातें भी बताई जाएगी, जो भी आदरणीय एसपी साहब ने बताया या फिर जो अन्य बातें आपको बताई जा रही है, वो डायरेक्ट आपके कैरियर से ओरिएंटेड है, जो आपके कैरियर में आपको सफलता दिलाने में काम आएगी। गायत्री मंत्र ही आपको क्यों कराया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य अभी आदरणीय राजीव भैया ने आपको बताया कि विगत वर्ष जो था, पिछले वर्ष गायत्री मंत्र के ऊपर आईआईटी हैदराबाद और एम्स दिल्ली का रिसर्च है। और वो रिसर्च यह है कि लगातार अगर कोई व्यक्ति कितने दिनों तक, 90 दिनों तक 20 मिनट केवल गायत्री मंत्र का जप कर ले तो उसके मस्तिष्क की कई सारी सोई हुई ग्रंथियां सक्रिय हो जाएंगी, जिसका जिक्र भी हम लोग कुछ मिनटों में करेंगे। और जब वो ग्रंथियां जागृत हो जाती हैं, उस व्यक्ति का आईक्यू लेवल विकसित हो जाता है। और यह शोध जो है वो 18 साल से लेकर के 26 साल के छात्रों के बीच में आईआईटी हैदराबाद और एम्स दिल्ली ने किया। वही गायत्री मंत्र हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक बार भावपूर्वक जो जहां बैठे हैं वहां शांतिचित हो जाए, कहीं से कोई आवाज नहीं आए, कमर सीधी कर ले, दोनों हाथों को अपने गोद में कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, अपना ध्यान जो है अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करिए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से प्रार्थना कि हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो। गायत्री मंत्र के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को निमंत्रण, हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित करें, ऐसी प्रार्थना। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ उनको प्राइमरी स्कूल का जॉब नहीं मिला। गए जाकर के किराने की दुकान पर बात किया कि कुछ पार्ट टाइम का कुछ जॉब दीजिए जिससे परिवार चला सके। किराने वाले ने कहा कि इस जॉब के योग्य आप नहीं हो, उनको वहां से भी हटा दिया गया। लास्ट में हाल था
और जाकर के रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि गुरुदेव जीवन में इतना कष्ट है, अब आप ही कुछ रास्ता बताइए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं बेटे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं मिली कि तुम उस नौकरी के ऊपर की चीज लो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्या मजाक करते हैं गुरु जी, हम नौकरी के ऊपर की चीज कैसे है, अभी तो परिवार में दरिद्री की हालत बनी हुई है, आप कह रहे हो नौकरी के ऊपर की चीज है। वो कहते हैं बिल्कुल हो, इसलिए तुम्हें अभी ये जॉब नहीं मिल रहा है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि विवेकानंद जी कि लोग तो इस बात को कहते हैं कि काली माता से आपका डायरेक्ट संवाद होता है, माँ काली से जाकर के आप जो बात कहेंगे वो माँ काली आपको दे देगी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं बेटा मैं जाकर के माँ काली से तेरे लिए भीख नहीं मांग सकता हूँ, और वो भी एक छोटा सा भीख जिसमें नौकरी। विवेकानंद जी कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि नौकरी मांगना है तो हम तुम्हारे लिए माँ काली से नहीं मांग सकते, कुछ और मांगना है तो बताओ। विवेकानंद कहते नहीं गुरुदेव हमको नौकरी ही चाहिए, केवल हमें नौकरी दे दीजिए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि नरेंद्र तुम खुद जाओ, मंदिर में साक्षात माँ काली बैठी हुई हैं, जाकर के उनसे नौकरी मांग लो। विवेकानंद कहते हैं कि जाकर के नौकरी मांगेंगे क्या वो हमें देंगी? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं बेटे जाकर के मांग ले, तुम्हें माँ काली दे देंगे। नरेंद्र मंदिर में प्रवेश करते हैं, उम्र कितनी थी? मात्र 16 साल की उम्र थी। पहुंचते हैं मंदिर में, जैसे ही नरेंद्र प्रवेश करते हैं देखते हैं कि कोलकाता का जो दक्षिणेश्वर मंदिर है उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वहां पर जो माँ काली का मंदिर है वहां माँ काली के मूर्ति की जगह साक्षात माँ काली बैठी हुई है। जैसे ही नरेंद्र मंदिर में प्रवेश करते हैं दोनों हाथ जोड़ करके उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है और वो माँ काली से प्रार्थना करके आते हैं और कहते हैं माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। 3 चीज मांग करके आते हैं नरेंद्र। कहते हैं माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे वैराग्य दो। वो भूल जाते हैं कि परिवार में माँ जो है उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। बड़े भाई जो थे वो घर छोड़ करके भाग गए, एक बहन ने आत्महत्या कर लिया। यानी परिवार में इतनी दरिद्री होने के बावजूद भी वो युवा जाकर के माँ काली से कोई प्रार्थना करता है तो वो अपने लिए नौकरी नहीं, वो मांग करके आते हैं माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। मांग करके वापस आते हैं। रामकृष्ण परमहंस मंदिर के बाहर बैठे थे, पूछते हैं कि बेटा मांग लिया माँ काली से नौकरी? विवेकानंद कहते हैं नहीं गुरुदेव मैं तो नौकरी मांगना भूल ही गया। फिर बेटे क्या मांगा तुमने? तो गुरुदेव मैंने मांगा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। रामकृष्ण परमहंस कहते कोई बात नहीं, तू जा जाकर के फिर से दोबारा जाकर के माँ काली से प्रार्थना कर लो, वो तुम्हें दे देंगे। नरेंद्र दोबारा जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं और फिर हाथ जोड़ करके वही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य मांग करके वापस चले आते हैं। तीसरी बार उनके गुरुदेव फिर भेजते हैं कि जाकर के मांग लो जो मांगना है। तीसरी बार भी जाकर के वो यही मांग करके आते हैं। लास्ट में जब थक हार करके वो आते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि बेटा दुनिया में कोई ऐसा मालिक नहीं होगा जो तुम जैसे इंसान को नौकर रख सके और नौकरी दे सके। जा तेरे जीवन में कभी रोटी दाल का तकलीफ नहीं होगा, तेरा यह जन्म माँ काली का भगवान का कार्य करने के लिए हुआ है और तू पूरे के पूरे देश में, पूरे विश्व में इस भारतीय अध्यात्म को पहुंचाएगा। वहां से रामकृष्ण परमहंस को प्रेरणा मिलती है और जब गुरु का आशीर्वाद साथ था उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जिस शिकागो धर्म की सभा का जिक्र हो रहा था, वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट जो कि शिकागो में हुआ था, उसमें जाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के पास पैसे नहीं थे। अभी मैं संघर्ष के ऊपर बात कर रहा हूँ, फिर समाधान के ऊपर आऊंगा। स्वामी विवेकानंद के जेब में कोई पैसा नहीं है और लोग कहते हैं कि अगर रामकृष्ण मिशन को तुम्हें आगे बढ़ाना है तो जाना पड़ेगा वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में। विवेकानंद कहते हैं जेब में तो पैसा है नहीं, मैं जाऊंगा कैसे? उस समय राजस्थान के खेतड़ी के एक राजा थे, उन्होंने कहा कि सन्यासी जी आपके जाने की का प्रबंध मैं कर दूंगा। उस समय पानी वाले जहाज का जो भाड़ा था, जो फेयर था, वो उन्हें दे करके विदा किया जाता है और जैसे ही वो शिकागो पहुंचते हैं, शिकागो में उन्हें पता चलता है कि जो वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट 2 दिन बाद होना था उसका डेट बढ़ा करके 2 महीने बाद कर दिया गया। आप सोचिए जेब में कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है कि शिकागो जैसे महंगे शहर में रह करके गुजारा करने का, 2 दिन गुजारा करने का पैसा है और डेट बढ़ा दिया कितने दिनों? तो 2 महीना डेट को आगे बढ़ा दिया कि अब रहेंगे कहां पर? जो पॉकेट में ये सिफारिश लेकर के गए थे कि उस वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में 2 मिनट बोलने का मौका मिलेगा, उस पानी वाले जहाज के ऊपर वो सिफारिश पत्र भी गिर गया था। यानी इनके पास कोई आइडेंटिटी भी नहीं था कि उस विश्व धर्म सम्मेलन में इन्हें बोलने के लिए भी दिया जाएगा। कुछ नहीं, ना तो जेब में पैसे, नहीं कोई सिफारिश, नहीं कोई इन्विटेशन। आप कल्पना करिए उस युवा का क्या होगा। फिर भी चेहरे की मुस्कान घटती नहीं है। वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट 2 महीने बाद होना है तो 2 महीने रहेंगे कहाँ? अमेरिका में भयंकर ठंड, अब उस ठंड के दिन में अपना गुजारा कैसे करें? तो देखते हैं सड़क के किनारे कोयला, जिसमें कोयला को स्टोर कराया जाता है, तो कोयले का एक पूरा फार्म था। उस कोयले के फार्म में नरेंद्र स्वामी
भिक्षा तो मांग नहीं सकते, करे क्या वहां पर। सामने एक बूढ़ी महिला का देखते हैं कि छोटा घर है, उसके घर पर डेली शाम में वो चले जाते थे, कहते थे माँ कुछ अगर भोजन का प्रबंध हो तो आप हमारे लिए कर दीजिए। वो बूढ़ी माँ क्या करती थी, तो घर की जो सूखी हुई रोटियां थी वो रोटी को उन्हें देती थी। उस रोटी को विवेकानंद क्या करते थे, पानी लेकर के कटोरे में उस रोटी को भिगाते थे, और जब वो रोटी खाने लायक हो जाता था तो उसको खा करके पेट भरते थे, और 2 महीना तक अपने आप को मोटिवेट रख करके उस वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट के लिए उन्होंने अपना धैर्यपूर्वक उसका प्रतीक्षा किया। जब वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट का दिन आता है, उस दिन उनको बैठने के लिए जगह कहाँ दिया जाए, पहले तो सिफारिश पत्र ही नहीं है, अब वहाँ एंट्री कैसे होगा। तो जैसे तैसे वहाँ के व्यवस्थापक लोगों से बात करके कहते कि 2 मिनट का ही समय देना, 2 मिनट में हम अपनी बात को रख देंगे। स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। आप इमेजिनेशन करो, तब आप फील कर पाओगे कि युवा जीवन का चैलेंज क्या होगा। हमारे आपके जीवन में क्या चैलेंज है जी? नौकरी नहीं है, परिवार में गरीबी है। दोस्तों, जिस दिन चाहोगे इस समस्या को जड़ से खत्म कर दोगे, इतनी सामर्थ्य आपके पास है। ये कोई चैलेंज नहीं है, मैं तो इसे चैलेंज नहीं मानता। अगर हाथों में दम है और कलेजे में अगर प्राण है, तो गरीबी को झटक करके फेंकने का आपका जो औकात है वो बहुत बड़ा है। इसको आप जब चाहो अपने जीवन से हटा सकते हो। आप इमेजिनेशन करो जो मैं बात कर रहा हूँ। सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, कम से कम 100 से ज्यादा लोग। विवेकानंद को कुर्सी कहाँ पर मिलता है, तो सबसे लास्ट के कॉर्नर में। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मंच पर कौन बैठा है, तो टाई लगा करके, सूट बूट पहन करके लोग बैठे हुए हैं। कोई बड़े कॉलेज का प्रोफेसर है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई अध्यात्मवेत्ता है, कोई अलग अलग जगहों का मठाधीश है। वहां पर गेरुआ वस्त्र पहन करके, सिर पर मुरेठा बांध करके एक नौजवान सन्यासी बैठा हुआ है, जिसका उम्र मात्र 32 साल, केवल और केवल 32 साल का वो युवा सन्यासी मंच पर बैठा हुआ है। चेहरे पर एक दिव्यता है, आंखों में एक चमक है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई वैल्यू नहीं दे रहा। जितने सारे लोग थे शिकागो के उस हॉल में, उस समय दोस्तों 10,000 लोग बैठे हुए थे। 10,000 लोग उस भीड़ में बैठे हुए थे। कोई विवेकानंद को पहचान अभी तक नहीं रहा। जितने सारे वक्ता लोग थे, सब लोग आए, आकर के जिन्हें जो बातें करनी थी वो किए। जितने ऑडियंस थे, कोई बैठ करके माथा खुजला रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई कुछ लोग बुद्धिजीवी बैठे हुए हम लोग की तरह बैठ करके गपशप कर रहा है। अलग अलग तरीके से लोग अपना टाइम काट रहे हैं, जल्दी से 2 घंटा काटे, वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट खत्म हो और यहाँ से निकल करके घर जाए। ये लोगों के मन में ये बात चल रही है। लास्ट में जब शांति पाठ का समय आता है, उस समय एंकर को याद आता है कि अरे यार, भारत से भी कोई व्यक्ति आया हुआ है विवेकानंद नाम का, उसको भी बोलने के लिए मौका देना है। विवेकानंद को इशारा करता है कि 2 मिनट के लिए तैयार होना। विवेकानंद कहते हैं हाँ सर, 2 मिनट ही बोलेंगे। विवेकानंद मंच पर आते हैं। आकर के क्या करते हैं, सबसे पहले अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को याद करते हैं। आंख बंद करके याद करते हैं कि गुरुदेव, हम तो कुछ नहीं है, अगर इन लोगों के जीवन में भारत के अध्यात्म के प्रति कोई बता सकता है तो वो आप बता सकते हो, हमारी सामर्थ्य कुछ नहीं है। याद करते हैं अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को, जो कई वर्ष पहले, कम से कम 5-7 वर्ष पहले जो शरीर छोड़ चुके थे, उनको याद करते हैं स्वामी विवेकानंद, और बोलना शुरू करते हैं। और पहला 4 शब्द, जिन्हें मैजिकल वर्ड ऑफ विवेकानंद के नाम से कहा जाता है, पहला 4 शब्द जिसकी जिक्र आदरणीय सर ने की, वो कहते हैं माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका वासी भाइयों और बहनों। दोस्तों, आप कल्पना करो, सोचो, बोलने के लिए समय कितना देर दिया गया था? 2 मिनट। ताली कितना देर बजता है? 5 मिनट। 5 मिनट उस कोलंबस के हॉल में बैठे हुए लोग अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और 5 मिनट लगातार ताली बजते रहते हैं। क्या उससे पहले वो लोग ये संबोधन नहीं सुने थे, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका? ऐसा तो नहीं था कि कोई व्यक्ति पहला बार बोल रहा हो। स्वामी विवेकानंद के मुख से निकला हुआ जो वो शब्द था, लोगों को लगता है कि मेरे घर का मेरा बड़ा भाई, मेरे घर का मेरा बेटा, मेरे घर का मेरा औलाद यहाँ पर खड़ा होकर के ये बात कर रहा है, तो ये बात हमारे लिए है। इस आत्मीयता के कारण वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, 10,000 लोग, 5 मिनट तक लगातार ताली हो जाते थे। ताली बजने का समय खत्म हुआ। विवेकानंद कहे कि 2 मिनट का ही समय मिला था। सोचिए समय के कितने पाबंद। कहते हैं कि 2 मिनट का ही समय मिला था, 5 मिनट तो तालियों में आपने बिता दिया। मंच से उतर करके जाने के लिए तैयार होते हैं। 10,000 जो ऑडियंस था, सारे के सारे लोग खड़े हो गए। एंकर से कहते हैं कि जो लोग बकवास कर रहे थे उसे तो बोलने के लिए आपने घंटा भर समय दिया, और जो काम की बात कर रहा है उसको समय नहीं दे रहे हो। अब एंकर को लगता है कि हम तो अमेरिका वाले हाई फाई लोग हैं। भारत का एक सन्यासी आकर के लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, जिसे समय कैसे दे? लोग कहते हैं कम से कम इनको आधे घंटे का समय दिया
दिया जाए। समय बढ़ा करके कितना देर किया जाता है? आधा घंटा। बताने किस पर गए थे स्वामी विवेकानंद? स्पिरिचुअलिज्म इन इंडिया, भारत में अध्यात्म, टॉपिक उनका वो था। और जैसे ही मंच पर वो वापस आते हैं, आकर के खड़े होते हैं, एंकर आता है और आकर के उनके तरफ एक चौक फेंकता है, चौक पीछे बोर्ड पर लगता है और दूर से इशारा करता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नहीं बोलना, जो डॉट बन गया है इस शून्य के ऊपर आपको अपना व्याख्यान देना है। आप कल्पना करो, आप देने गए हो बिहार एसएससी का एग्जाम का पेपर देने के लिए गए हो, वहाँ आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन आ जाता, आपका क्या हाल होगा? दरोगा का पेपर देने के लिए गए हो, वहाँ मेडिकल का पेपर आ जाता, क्या हाल होगा? विवेकानंद का है स्पिरिचुअलिज्म इन इंडिया बताने के लिए टॉपिक क्या मिलता है कि स्वामी जी आपको शून्य के ऊपर आपको अपना व्याख्यान देना है, टॉपिक बदल दिया गया। विवेकानंद ने कहा कोई बात नहीं। आधा घंटा तक स्वामी विवेकानंद जी नॉन स्टॉप भारत में अध्यात्म के ऊपर बोलना शुरू करते हैं। घड़ी की सुई ने जैसे ही समय पूरा किया, अपनी बात को बंद करके वहां पर बैठा देते हैं। जितने सारे लोग थे उतने देर में फील कर चुके थे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से हुई है और ये ब्रह्मांड जब समाप्त होगा तो कहां समाप्त होगा? शून्य में समाप्त होगा। लास्ट में वही एंकर उनके पास आता है, हाथ जोड़ करके माफी मांगता है और कहता है कि स्वामी जी आप जीरो के ऊपर आधा घंटा कैसे बोले? इतना नॉलेज आपके पास कहां से आया? क्या आप जीरो के ऊपर और कुछ देर बोल सकते थे? विवेकानंद ने कहा कि मेरे धमनियों में जब तक रक्त बह रहा है तब तक हम जीरो के ऊपर बोल सकते हैं, इतना मेरे पास नॉलेज है। कौन बोलता है? स्वामी विवेकानंद। इसे कहते हैं युवा, जवानी इसे कहते हैं दोस्तों। भारत के जो लोग हुआ करते थे उनके कलेजे में कभी डर नहीं हुआ करता था, वो छोटी छोटी चीजों से भयभीत नहीं हुआ करते थे। पूरे के पूरे उस कार्यक्रम के बाद, उस वर्ल्ड रीजन ऑफ पार्लियामेंट के बाद पूरे के पूरे शिकागो में और पश्चिमी देशों में अगर कोई नाम गूंज रहा था, वहां के प्रिंट मीडिया में अगर किसी का नाम दिखाया जा रहा था तो केवल और केवल दिखाया जा रहा था कि एक भारत का मॉन्क, एक भारत का सन्यासी शिकागो में आया हुआ। हर जगह अखबार में केवल और केवल एक ही नाम, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास गया और जाकर के उनसे पूछा कि स्वामी जी आप इतने बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बोलते हैं, आपका जो ऑडियंस होता है वो प्रोफेसर, डॉक्टर, ये सारे लोग होते हैं, आपके मन में यह डर नहीं लगता कि हम इतने विद्वान लोगों के सामने बोल रहे हैं? आपको भय नहीं लगता? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बेटे मैं रोज ध्यान करता हूँ, मैं रोज डेली मेडिटेशन करता हूँ और उसी मेडिटेशन के कारण हमारे अंदर साहस आता है। पूछता है वो व्यक्ति कि किसका ध्यान करते हैं स्वामी जी आप? कौन से भगवान का आप ध्यान करते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बेटे मैं शेर के कलेजे का ध्यान करता हूँ। विवेकानंद क्या कहते हैं? बेटे मैं शेर के कलेजे का ध्यान करता हूँ। वो पूछता है कि ये कौन सा ध्यान है? विवेकानंद ने कहा कि कोई करता होगा राम का ध्यान। विवेकानंद कहते हैं कोई करता होगा दूसरे भगवान लोगों का ध्यान। मुझे साहस कहाँ से मिलता है? तो शेर के कलेजे से मिलता है, इसलिए मैं शेर के कलेजे का ध्यान करता हूँ। प्रत्येक दिन स्वामी विवेकानंद जी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में मेडिटेशन किया करते थे। आज के समय में दोस्तों जो व्यक्ति ध्यान से दूर है, आदरणीय राजीव भैया ने जिक्र करा था, आपके पास अभी भी जो सॉफ्टवेयर यूज आप कर रहे हो कहीं ना कहीं 2G वाला है। आपको लग रहा है कि आप बहुत हाई फाई हो दोस्तों, लेकिन बाहर निकल करके देखो, आपसे जो अभी आप वर्क कर रहे हो इससे 100 गुना अधिक एडवांस दुनिया आपका प्रतीक्षा कर रहा है। आपको वहां पर होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमारा जन्म गरीबी में हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? पिताजी के पास पैसा नहीं है कि हमको बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके, अच्छा कोचिंग दिला सके। दोस्तों कलाम साहब के जीवन में कभी उनके पिताजी ने बढ़िया कोचिंग उनको नहीं दिलाया, कभी उनको कोई उस तरीके का स्टैंडर्ड कोचिंग नहीं मिला था। नाम सब लोगों ने सुन रखा है डॉक्टर कलाम, और आपके मन में ये विचार आता कहाँ से है? तो आपके कहीं ना कहीं तथाकथित आपके आज के समय के मित्र है, उन्हीं मित्रों के द्वारा इस तरीके का विचार आपके मन में लाया जाता है। आप में से अगर अधिकांश लोगों का ईमानदारी से जलते हुए दीपक के सामने हाथ उठवाए और कहें कि कितने लोगों का मन पढ़ाई में लगता है, तो हम गारंटी दे सकते हैं 80% इस क्राउड के लोग बोलेंगे कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। 80% जिस युवा पीढ़ी के लिए आज के समय में सो पेरेंट्स भी खुश है कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, हमारी बेटी पढ़ रही है, और इन बच्चों का क्या हाल है? 80% लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। मन लगता क्यों नहीं है, इसके ऊपर भी आपको बात बता रहे हैं, क्यों मन नहीं लगता है। आपने नाम सुना होगा अकबर का, सुने हैं क्या? बीरबल का भी सुने हैं। बीरबल कौन थे? मंत्री। अकबर कौन थे? राजा। एक बार अकबर जो थे उनके मन में शरारत सूझी कि अपने गांव के लोगों का टेस्ट लेना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने लोग लालची हैं।
ये जांच करने का मन में आया अकबर के। अकबर ने अपने सैनिक से कहा कि एक बकरी लेकर के आओ। एक बड़ी सी बकरी खरीद करके लाई गई, मंगाई गई एक बड़ी सी बकरी। अकबर ने अपने पूरे राज्य में ये बात कहला दिया कि जो व्यक्ति इस बकरी को भरपेट भोजन करा देगा उस व्यक्ति को हम अपना संपूर्ण राज्य दान में दे देंगे। अब पूरा गांव जो था वो खुशी के मारे झूम उठा कि अकबर का पूरा साम्राज्य मिलने वाला है। काम क्या करना है, छोटा सा काम करना है। बकरी को भरपेट भोजन कितना खाएगी बकरी, कितना खा लेगी, भरपेट भोजन करा देंगे। सबसे पहले 20 लोगों ने हाथ उठाया कि राजा हम इस बकरी को लेकर के जाना चाहते हैं। अकबर ने कहा 20 लोगों को कैसे हम दे दें, एक लोग को ही बताओ। एक व्यक्ति हाथ उठाया कि हम इस बकरी को ले जाना चाहते हैं। अकबर ने कहा कि पहला तो शर्त सुन लिए कि आधा राज्य मिलेगा, अगर तुमने चीट किया और बिना भरपेट भोजन कराए इस बकरी को तुम वापस लेकर के आ गए तो तुम्हारा क्या किया जाएगा, तुम्हारा ये करा दिया जाएगा, तुम्हारा सर कलम करा दिया जाएगा। ये बताया गया अकबर के द्वारा। अगर भरपेट भोजन नहीं करा पाए तो लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम करा लेंगे। पहला व्यक्ति हाथ उठाया, बकरी को अपने साथ लेकर के गया। बीरबल ने सिर पकड़ लिया कि लगता है अगले दिन इस व्यक्ति की मौत होने वाली है। बीरबल ने कहा कि लगता है कि अगले दिन जाने वाला है। भाई कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है? अब टेंशन में सब लोग था। वो व्यक्ति गया, अपनी पत्नी से कहा कि देखो राज दरबार की बकरी है, इसे भरपेट भोजन कराना है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, राज्य मिलने वाला इसको खूब खिलाओ। घर में खीर पूरी मेवा पकवान मिष्ठान जो बनना था बना करके उस बकरी को भरपेट खिलाया। 2 मिनट के लिए बकरी ने खाना क्या किया, बंद कर दिया। अब उस व्यक्ति को लगा कि इसका पेट भर चुका है, लेके आया अकबर के पास, कहा कि राजन इसको हमने भरपेट भोजन करा दिया है। अब अकबर ने कहा कि तुम्हारे बात पर हम भरोसा थोड़ी करेंगे, हम तो जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट में क्या किया, अकबर ने कहा अपने मंत्री से जाओ घास लेकर के आओ। घास लेकर के वो आया, बकरी के साथ में घास रखा गया। जैसे ही बकरी ने घास को देखा, घास खाना क्या कर दिया उसने शुरू कर दिया। अब जैसे ही घास खाना शुरू किया, अकबर ने कहा कि तुमने झूठ बोला था, राज्य लेने के चक्कर में तलवार लिया और उस व्यक्ति का गर्दन क्या किया, उड़ा दिया। दूसरा व्यक्ति सोचा कि लगता है कि सही में बिना खिलाए बकरी को ला दिया, इस बार बकरी हम लेकर के जाएंगे। अकबर बीरबल समझाया कि मत ले जाओ भाई, तुम्हारा भी जान जाएगा। कहा कि अरे नहीं खिलाया नहीं, हम खिला करके ले आए, ले गया बकरी को। अगले दिन लेकर के आया, वही जांच किया गया, उसकी भी हत्या कर दी गई। देखते देखते सैकड़ों लोगों के साथ यही दुर्गति हुआ। बीरबल ने सोचा कि जब तक हम कुछ उपाय नहीं निकालेंगे, देखते देखते पूरा राज्य ही खत्म हो जाएगा इस लालच के कारण। बीरबल ने अकबर से कहा कि अकबर इस बकरी को हम ले जाना चाहते हैं। अकबर उसे कोने में ले गए, कहें कि देखो बकरी का पेट कोई भर नहीं सकता है, तुम भी नहीं भर पाओगे तो क्यों प्राण अपना मोल पर लगा रहे हो। बीरबल ने कहा छोड़िए उसका चिंता, हम बकरी को ले जाना चाहते हैं। अकबर क्या तुम्हारी मर्जी है, ले जाओ भाई। बीरबल उस बकरी को लेकर के आया। सब लोग उस बकरी को कहाँ ले जाते थे, अच्छे घर में ले जाते थे, बढ़िया पकवान खिलाते थे। बीरबल उस बकरी को कहाँ ले गया दोस्तों, रेगिस्तान में ले गया, डेजर्ट में, पूरा का पूरा मरुस्थल था, वहां पर बीरबल उस बकरी को ले गया। तपती धूप में बालू पर उस बकरी को खड़ा कर दिया। नीचे से बालू का गर्मी, पैर उसका दलक रहा है, ऊपर से सूर्य वैसे ही गर्म है। अब बकरी पूरा का पूरा परेशान है कि अभी तक एसी में हम रहते थे, हमको ला दिया कहाँ पर, गर्मी में, वो भी डेजर्ट में ला दिया। सोचती है कुछ देर में खाना आएगा। बीरबल क्या करते हैं, वो रेगिस्तान में कुछ सूखा घास पड़ा था, वहां से घास पर तोड़ करके ले आते हैं और बकरी के सामने रख देते हैं, कहते हैं खाओ इसको। बकरी कहती है अभी तक खीर पूरी खाने वाली बकरी हम है, हमारे सामने क्या डाल रहा है, सूखा घास। बकरी का नेचर था कुछ भी मिले खाएगी। उसने घास खाना क्या किया, शुरू किया। और जैसे उसने घास खाने के लिए, तिनका उठाने के लिए अपना मुंह घास पर लगाया, बीरबल बगल में एक डंडा रखा हुआ, वो डंडा उठाया, कटीला डंडा था, उस डंडा से बकरी के मुंह पर तुरंत एक चमेट, एक डंडा बकरी के मुंह पर। बकरी के एक तो धूप में खड़ा कराया है, सूखा घास खिला रहा है, वो भी नहीं खाने दे रहा है, खा रहे तो मार रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा खाने का कोशिश करते, दोबारा मुंह लगाया बकरी ने खाने के लिए, दोबारा मुंह पर पड़ा एक डंडा, तिबारा मुंह लगाया, तिबारा लगा एक डंडा। बकरी दिन भर घास खाने का प्रयास करती रही, दिन भर उसके मुंह पर डंडा बीरबल गिराते रहा। शाम होते होते बकरी का मुंह वगैरह जो था खुल गया था, पूरा का पूरा बकरी घास को नहीं मुंह लगा। बीरबल कहे अब तुम्हें अकबर के पास हम ले चलेंगे। लेकर के कहाँ गए उसे, अकबर के पास। कहा कि अकबर इसे भरपेट भोजन करा दिए। अकबर बोले कि तुम्हारा भी जांच करेंगे। मंत्री से कहते हैं रसीला बढ़िया घास लेकर के आओ, बकरी के सामने रखो। बढ़िया वाला घास लेकर के आया जाता है, बकरी के सामने लाया जाता है। बीरबल कुछ नहीं करते, बस जिस डंडा से दिन भर बकरी को पीटा था, वो डंडा लेकर के खाली चुपचाप बकरी के बगल में खड़ा हो जाता है।
अब बकरी एक बार घास देख रही थी, एक बार बीरबल को देख रही थी, उसको लग रहा था कि अगर घास में मुंह लगाए दिन भर पीटा है फिर पीटेगा। बकरी ने घास को मुंह भी नहीं लगाया। अकबर कहे कि तुम्हारा लग रहा है कि कुछ तुम पक्का एक्सपेरिमेंट किए हो, हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। दोस्तों हमारा मन जो है वही बकरी है। जब तक आप इसे कंफर्ट जोन में रखोगे, जब तक इसे कंफर्ट जोन में रखोगे, आपको किसी काम का या नहीं रहने देगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से घबराना नहीं है। भगवान अगर किसी को खुश होता है ना, आप उठा करके इतिहास देखो भी पैसे नहीं थे, 7-8 भाई बहनों का परिवार था, घर में रोटी बनती थी ना दोस्तों, तो गिन करके कि कलाम तुम्हारे लिए 2 रोटी बनेगी, बड़े भाई के लिए 3 रोटी बनेगी, माँ के लिए 2 रोटी बनेगी, पिताजी के लिए 4 रोटी बनेगी। रोटियां गिन करके बनती थी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, घर के ऊपर से फाइटर प्लेन गुजरा करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सपना क्या समझोया कि हमें इस फाइटर प्लेन को उड़ाने वाला पायलट बनना है, जिसको विंग कमांडेंट कहते हैं। हमको विंग कमांडेंट बनना है, कलाम साहब का सपना था। उस सपने के साथ वो बच्चा बड़ा होना शुरू किया। 12 साल की उम्र हुई, 14 साल की उम्र, मैट्रिक पास किए। पिताजी से कहा कि हम एरोनॉटिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। पिताजी कहे ठीक है कर लेना। स्कॉलरशिप के माध्यम से जब 12th की पढ़ाई उन्होंने की, रामेश्वरम तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद जाकर के जब वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, एरोनॉटिक्स से जब वो इंजीनियरिंग पूरा करते हैं, और इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहां पर कलाम साहब को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप विंग कमांडेंट बनने लायक नहीं। अब उनको पढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का जो फी था वो सुनिए किन्होंने दिया था? उनकी बड़ी बहन, जिनका विवाह हो चुका था, बड़ी बहन ने दहेज में मिले हुए उनको जो गहने थे, उन गहनों को गिरवी रखा, और उससे जो पैसा आया उससे पढ़ने के लिए पैसा दिया उन्होंने कलाम साहब। आप अपने पर कल्पना करो, हमारी आपकी सबकी बहन है, वो बहन अपना गहना गिरवी रख करके हमें आपको पढ़ने के लिए पैसे दे, और हम पढ़ करके अपना कोर्स पूरा कर करके आए, और जब इंटरव्यू देने के लिए जाए और वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो मन में क्या भाव आएगा? बहन का कहना चला गया। कलाम साहब दुविधा में थे कि अब घर वापस कैसे जाएंगे, अब क्या करना चाहिए? आत्महत्या कर लेना चाहिए, क्योंकि नौकरी तो मिली नहीं, बहन का पैसा भी गया। कलाम साहब सीधा वहां से कहां पहुंचते हैं? ऋषिकेश, हरिद्वार। आप ऋषिकेश में जाओगे तो वहां पर देखोगे 2 झूला है, राम झूला है और एक लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूले के ऊपर जाकर के टहल रहे थे कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें पूरा विश्व मिसाइल मैन के नाम से जानता है। वो गए थे वहां पर, किस कारण से गए थे? आत्महत्या करने के लिए। कौन? उतना जीनियस वैज्ञानिक। बदलाव कहां से आता है वो समझिएगा। कलाम साहब उस लक्ष्मण झूला के ऊपर टहल रहे थे, शाम का 6 बज रहा था। वहीं पर एक साधु का आश्रम था, एक संत का आश्रम था। संत का नाम था स्वामी शिवानंद। शिवानंद ने अपनी कुटिया के अंदर से देखा कि विवेकानंद जी टहल रहे हैं, विवेकानंद जी टहल रहे हैं। उन्होंने उस चीज को देखा। स्वामी एपीजे अब्दुल कलाम टहल रहे हैं, उन्होंने शिवानंद जी ने देखा। शिवानंद जी समझ गए कि ये क्या करने के लिए यहाँ पर आया है, कहीं ना कहीं आत्महत्या का विचार इनके मन में है। आए आकर के पीछे से उन्होंने उनके कंधे के ऊपर हाथ रखा, तो उनको पता चल गया कि ये क्या करने वाला है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, से पूछते हैं कि यहाँ पर किस लिए आए हो? कलाम साहब अपना सारा बात उनको बता देते हैं कि यहाँ पर सर हम आत्महत्या करने के लिए आए। शिवानंद कहते हैं, युवा होकर के ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हारे अंदर यौवन है, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। कलाम साहब कहते क्या प्राप्त कर सकते हैं? बहन का कहना गया, नौकरी नहीं मिली, घर कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा कि बेटे परेशान मत हो। कलाम साहब के जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था? स्वामी शिवानंद के द्वारा कहे हुए 4 शब्द। वो शब्द क्या थे? बेटे नियत समय आने पर नियति तुम्हारी झोली में वह डाल देगी जिसके तुम योग्य हो। ध्यान से समझिएगा, शिवानंद ने क्या कहा? बेटे नियत समय आने पर नियति तुम्हारी झोली में वह डाल देगी जिसके तुम योग्य हो। कलाम साहब शिवानंद को प्रॉमिस करते हैं कि अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वापस आकर के अपना तैयारी शुरू करते हैं। भारत जिसके पास कोई परमाणु बम नहीं था, भारत जिसके पास कोई मिसाइल नहीं था, उस क्षेत्र में काम करते हैं। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की नजर उन पर पड़ती है, वो कहते हैं कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, तुम्हें तो बनना चाहिए भारत का राष्ट्रपति। और उन्हें राष्ट्रपति पद पर मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति पद पर वो जाते हैं। नौकरी क्या चाहिए दोस्तों उनको? विंग कमांडेंट का। और जब नियति उन्हें देती है तो क्या देती है? जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जाना कहां था उनको? केवल वायु सेना में। पहुंचते कहां है? जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का सुप्रीम कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेना का सलामी कौन लेता है? राष्ट्रपति। नियति
ये होता है युवा की परिभाषा। यौवन इसे कहते हैं, सीखना है तो किसी